महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ क्षेत्र में नो व्हीकल जोन बना दिया गया है और व्यवस्था लागू की गई है। शाम 5 बजे से प्रयागराज शहर में भी नो व्हीकल जोन लागू किया गया है। साथ ही आपको बताते चले, आवश्यक सेवाओं के वाहनों को छोड़कर के सभी गाड़ियों पर रोक है। कल्पवासियों की गाड़ियों पर भी नो व्हीकल व्यवस्था लागू कर दी गई है। 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक नो व्हीकल व्यवस्था जारी रहेगी। तो आपको बताते चले, इस वक्त की बड़ी खबर संगम नगरी प्रयागराज महाकुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ क्षेत्र को अब नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है और ये व्यवस्था लागू की गई है। शाम के 5 बजे से, यानी कि आज शाम के 5 बजे से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी। प्रयागराज शहर में नो व्हीकल जोन हो जाएगा। आवश्यक सेवाएं जो होंगी उन वाहनों को छोड़ करके बाकी की जो गाड़ियां हैं उन पर ये जो कानून है वो लागू होगा। 60 सेकंड न्यूज में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे की। एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेने फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का पेरिस में भव्य स्वागत किया। हाथों में तिरंगा लिए भारतीय समुदाय के सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी का घंटों इंतजार किया। प्रधानमंत्री के वहां पहुंचते ही लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। ढोल नगाड़ों की थाप, वंदे मातरम के नारे, मोदी मोदी की गूंज। पीएम मोदी के स्वागत की तस्वीरें आई फ्रांस के पेरिस से। यहाँ पीएम मोदी के पहुंचते ही भारतीय मूल के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। पीएम मोदी के लिए लोगों ने गाना भी गाया। अरे भारत की आजादी का ये अमृत काल है, मोदी जब से आए तब से कर दिया कमाल है। चारों दिशाओं में वाणी ये गूंजी है, भारत आगे बढ़ेगा, मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी। पीएम मोदी ने भी लोगों को निराश नहीं किया। वो भी उन सभी भारतीय मूल के लोगों से मिले जो उनका इंतजार कर रहे थे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद लोग खासे खुश नजर आए और उनकी जमकर तारीफ की। उनसे आज हाथ मिलाया है, इतनी इमोशनल मोमेंट रहा और उनके कारण इंडिया की रिस्पेक्ट जो बढ़ी है। अभी मैं इधर फ्रेंच कोलिग्स के साथ जब काम करती हूँ, इतनी प्राउडली बात करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस के इस दौरे से दोनों ही देशों के रिश्तों में और मजबूती की उम्मीद लगाई जा रही है। एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे नेताओं के सम्मान में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने डिनर का आयोजन किया है, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की मुलाकात, ये गर्मजोशी भारत और फ्रांस के बीच भरोसे और दोस्ती का एक असाधारण उदाहरण है। एआई एक्शन समिट के लिए फ्रांस पहुंचे राष्ट्राध्यक्षों के सम्मान में राष्ट्रपति निवास एलिसी पैलेस में डिनर का आयोजन था और उसके लिए पीएम मोदी जब काले रंग की कार में एलिसी पैलेस पहुंचे तो फ्रांस के राष्ट्रपति उनके स्वागत के लिए खड़े थे, आगे बढ़े और पीएम मोदी को गले लगा लिया। दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि ये मुलाकात सिर्फ एक रस्म अदायगी भर नहीं थी, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि विश्व कूटनीति और सामरिक रणनीति को लेकर दोनों देशों के रिश्ते कई ऊंचाई को छू रहे हैं। इससे पहले इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और देसी अंदाज में भारतीयों का स्वागत किया। भारत के लोगों को मेरी नमस्ते। मैक्रों ने ये क्लिप शेयर करते हुए लिखा, एआई एक्शन समिट में हमारे भारतीय दोस्तों का स्वागत है। साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा फ्रांस और भारत की दोस्ती में नया अध्याय लिखेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस दौरे के आज दूसरे दिन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी करेंगे। तो वहीं भारत फ्रांस सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद वो मार्सेille शहर जाएंगे, जहां पर मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कल वहीं से अमेरिका के लिए रवाना होंगे। तकनीक की दुनिया में एआई ने बड़ी क्रांति ला दी है, इसलिए दुनिया भर के देशों के बीच एआई किंग बनने की होड़ लगी हुई है। फ्रांस में आज पीएम मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। समिट में दुनिया भर के लीडर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य, इसके इस्तेमाल और इससे जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। एआई समिट में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ, गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, चीन के वाइस प्रीमियर झांग गुओकिंग शामिल होंगे। एआई समिट पेरिस के एक ग्रैंड पैलेस में आयोजित किया जा रहा है, जिसके अहम मुद्दे पब्लिक सर्विस एआई, फ्यूचर ऑफ वर्क, इनोवेशन एंड कल्चर, ट्रस्ट इन एआई,
ग्लोबल गवर्नेंस ऑफ एआई है। एआई समिट में दुनिया भर के नेता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों और खतरों को लेकर मंथन करेंगे। इस समिट का मकसद है कि एआई की क्षमता का उपयोग कैसे किया जाए ताकि इसके जोखिमों का समाधान हो और सभी को फायदा मिल सके। और पेरिस में हो रही एआई एक्शन समिट की भारत के लिहाज से काफी अहमियत है। अमेरिका और चीन के बीच एआई को लेकर के छिड़े युद्ध के बीच फ्रांस समेत दुनिया के कई देशों और कंपनियों को उम्मीद है कि इस नई तकनीक में भारत की भूमिका काफी अहम हो सकती है। देखिए, पेरिस में एआई एक्शन समिट की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर के दिग्गज नेता और एआई सेक्टर से जुड़े टॉप चेहरे एकजुट हो रहे हैं। खास बात यह है कि भारत का हमेशा से ये मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही प्रयोग हो, इसका दुरुपयोग ना हो। समिट में एआई की चुनौतियों और उसके फायदों पर चर्चा होगी, लेकिन दुनिया में हर किसी की नजरें भारत की तरफ टिकी हैं, जिससे समझा जा सकता है कि एआई में भारत की अहमियत कितनी बड़ी है। कैसे हम इससे स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा की सेवाएं या किसानों को बेनिफिट दे सकते हैं, बट साथ साथ एआई से जो नुकसान हो सकता है, सारे लोग इकट्ठा होकर इस पे विचार विमर्श करते हैं। पेरिस में एआई एक्शन समिट में भारतीय स्टार्टअप कंपनी ने भी हिस्सा लिया है। एक्शन समिट सारे स्टार्टअप्स को, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, गवर्नमेंट डेलीगेट्स को एक साथ लेके आ रहा है ताकि ये देख सकें कि कैसे इनोवेशंस हो सकें। समिट में एआई के बढ़ते दुरुपयोग पर भी मंथन किया जाएगा कि ऑनलाइन अपराध में इसके इस्तेमाल को कैसे रोका जाएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी खुद आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो डिक्लेरेशन होगा उसमें ग्लोबल मेजॉरिटी के सवालों को जरूर उठाया जाएगा। और प्रयागराज महाकुंभ में कल माघ पूर्णिमा का स्नान है। श्रद्धालुओं का सैलाब करोड़ों की संख्या में प्रयागराज की तरफ कूच कर रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर भारी जाम लग गया है। प्रयागराज के स्थानीय लोगों को भी भीड़ की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज और आसपास के शहरों में महाजाम के हालात बने हुए हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज से आई हैं, जहां 1-1 किलोमीटर का सफर तय करने में वाहन चालकों को कई घंटे लग गए हैं। आप देखिए, ये कुंभ क्षेत्र का जो एंट्री पॉइंट है, ये बगाड़ा क्षेत्र है। नागवासुकी होते हुए लोग संगम के लिए जाते हैं। हालांकि वो डाइवर्जन जो है उसमें कौन पहुंच पाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर है कि पर्व के बाद जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ कम होती है, लेकिन देखिए लोग नहा रहे हैं, थक कर बैठ रहे हैं। प्रयागराज और आसपास के शहरों से गुजरने वाले नेशनल हाईवे और सड़कें जाम के चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। जहां तक नजर जा रही है, सिर्फ गाड़ियों की कतार ही नजर आ रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 5 से 10 घंटे पैदल चलकर संगम नगरी पहुंच रहे हैं। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है। ऐसे में आस्था का सैलाब संगम नगरी में उमड़ पड़ा है। हालांकि व्यवस्था और सुविधाओं की कमी नहीं है। लगभग 3.5 से 4.25 किलोमीटर यहाँ से संगम की दूरी है, जो लोगों को आमतौर पर पैदल ही यहाँ से आगे का सफर तय करना पड़ रहा है। और दिल्ली से ट्रेन के जरिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें भी कम नहीं हैं। स्टेशन पर घंटों के इंतजार के बाद भी वो ट्रेन में सवार नहीं हो पा रहे। भारी भीड़ की वजह से लोग प्रयागराज की यात्रा रद्द करने को मजबूर हो रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 14, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है और वो प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए ट्रेन की राह देख रहे हैं। लेकिन स्टेशन पर कई घंटे बीत जाने के बावजूद उनका इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा। कुंभ स्पेशल ट्रेन की आप ये यहाँ पर देख पाएंगे, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस ट्रेन के अंदर नजर आएंगे और जद्दोजहद इस गेट के से अंदर जाने की जो कोशिश है वो यहाँ पर आपको होती हुई नजर आएगी। श्रद्धालुओं में महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाने का इतना जुनून है कि उनका कहना है चाहे कुछ भी हो जाए वो प्रयागराज जाकर ही रहेंगे। चढ़ ही नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। गाड़ी आई चढ़ पा रहे नहीं, ये गाड़ी आई है, पता नहीं कौन सी गाड़ी आई है। वहीं कुछ महिला श्रद्धालुओं का कहना है कि भारी भीड़ की वजह से वो ट्रेन पर चढ़ नहीं पा रही हैं, जिससे वो वापस लौटने के लिए मजबूर हैं। डब्बा नहीं खोल रहे, अंदर से बंद कर लिया उन्होंने, और कितना कर लिया। बहुत भीड़ थी, समझ लो गेट पे खड़े हुए थे, इतनी भीड़ थी, रास्ता ही नहीं थी। दरअसल 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के दिन महाकुंभ में अमृत स्नान होना है, जिससे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए, प्रयागराज जाने के लिए ट्रेन में हाल बेहाल है। बिहार से प्रयागराज की तरफ जाने वाली ट्रेन में भारी भीड़ दिख रही है। लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए भी जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी के लिए ट्रेन में सीटों के लिए मारामारी, बोगियों में घुसने के लिए जद्दोजहद, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की। तस्वीरें बिहार के नवादा स्टेशन की हैं। यहाँ प्रयागराज महाकुंभ में जाने के लिए लोगों की भारी भीड़ टूट पड़ी। हर कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ी गोड्डा नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस में सवार होना चाहता था, लेकिन जब बोगियों के दरवाजे नहीं खुले तो गुस्सा यात्रियों ने ट्रेन के दरवाजे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए।
हालात तो तब और बिगड़ गए जब बोगियों के दरवाजे खुले, लोग ट्रेन में चढ़ने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करने लगे। बिहार के नवादा के बाद एक और स्टेशन मधुबनी पर भी जोरदार हंगामा हुआ। यहाँ तो प्रयागराज महाकुंभ जाने के लिए लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस की एसी बोगियों के शीशे तक तोड़ डाले। हालांकि रेलवे प्रशासन यात्रियों से संयम बरतने और ट्रेन में जबरन न चढ़ने की अपील कर रहा है। और 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा से पहले प्रयागराज जाने वाली जो संख्या है लोगों की वो बढ़ गई है। बसों और निजी गाड़ियों के जरिए लोग प्रयागराज जा रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भीड़ के आगे दम तोड़ती नजर आ रही है। अब इसके बाद सीएम योगी ने मोर्चा संभाल लिया है। सड़कों पर भीषण जाम है, बसों में बेकाबू भीड़ है, ट्रेन भी आस्था के सैलाब के आगे जैसे हाँफ रही है। महाकुंभ नगरी में स्नान से ज्यादा जाम की चर्चा है, जिसके बाद फौरन ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने फौरन ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अहम निर्देश दिए, जिसमें महाकुंभ के रास्ते पर ट्रैफिक न होने दें, गाड़ियों के लिए पार्किंग का इस्तेमाल करें, माघ पूर्णिमा पर विशेष सतर्कता और सावधानी बरतें, बसंत पंचमी की तरह व्यवस्था को लागू करें, बेहतर ट्रैफिक और क्राउड मैनेजमेंट लागू करें, बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं का सहयोग करें, प्रयागराज की सीमा वाले जिलों के अधिकारियों से तालमेल रखें, स्टेशन पर भीड़ को इकट्ठा न होने दें, गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई करें। हालांकि महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालु सुविधा और व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं। हरियाणा से पहलवानों की टोली आई हुई है तो राजस्थान की जो महिलाएं आई हुई हैं यहाँ इस कदर आनंदित हैं, इस कदर उल्लासित हैं कि भक्ति भाव में मगन होकर झूम रही हैं, नाच रही हैं। और महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के लिए सीएम योगी के स्पेशल 28 जैम से छुटकारा दिलाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारी भीड़ को लेकर के एक बैठक की। अब इसके बाद जैम से मुक्ति दिलाने के लिए 28 अधिकारियों को तुरंत प्रयागराज रवाना कर दिया गया है। देखिए, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। प्रयागराज में जाने वाले हर रास्ते पर भयंकर जाम लगा है। कई घंटे तक लोग सड़कों पर फंसे हुए हैं। इसके बावजूद महाकुंभ नगर में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते महाकुंभ में व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सड़कों पर जाम लगने से श्रद्धालुओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी भीड़ को लेकर सीएम योगी ने एक बड़ी बैठक की, जिसमें श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं को किसी तरह की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम के साथ बैठक में मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी तक शामिल हुए। मेला से जुड़े अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़े। यूपी के 28 पीसीएस अफसरों को तत्काल प्रभाव से महाकुंभ की स्पेशल ड्यूटी पर प्रयागराज भेजने का फैसला किया गया। और दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। सीएम के नाम को लेकर के अटकलों का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस और अमेरिका के दौरे से लौटने के बाद सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। देखिए, दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी हाईकमान मुख्यमंत्री पद के लिए चौंकाने वाला फैसला ले सकता है। इसके संकेत बीजेपी के ही कुछ बड़े नेता दे रहे हैं। 48 विधायक हमारे जीते हैं, सारे विधायक कैपेबल हैं। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय कर देगा वो दिल्ली का मुख्यमंत्री हो जाएगा। विधायकों में से ही चुना जाएगा या फिर बाहर से भी हो सकता है? क्या चर्चा है? देखिए, विधायक ही विधायक होता है, विधायक। हालांकि बीजेपी नेताओं ने किसी भी तरह के कयास न लगाने की नसीहत दी है। जो हम सोचेंगे उससे विपरीत होता है, तो जो नाम पट्टी पर देखते हैं, टीवी पर वो आता है, उससे विपरीत होता है। खाली आप लोग 4-5 दिन के बाद ऐसे मुंह बहाएंगे और यही सुंदरता है भाजपा की। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होगी। हमारा शीर्ष नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, तमाम शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जो तय करेगा वो सब लीडर्स को मंजूर होगा, इसलिए ये कोई इशू ही नहीं है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर पंजाब में भी दिखने लगा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई में फूट का दावा किया। आज केजरीवाल के पंजाब के सभी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। देखिए क्या कुछ होगा। दिल्ली में चुनावी हार के बाद आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई में फूट के दावे के बाद आज केजरीवाल के घर पंजाब के सभी विधायकों की बैठक होगी। बैठक में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी रहेंगे।
लेकिन इस बैठक से पहले विपक्षी दलों के बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया। सब माहौल बन गया, पंजाब में मिड टर्म पोल आएंगे, पंजाब में मिड टर्म पोल होंगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि पंजाब में बहुत जल्द शिंदे मॉडल लागू होता हुआ दिखाई देने वाला है। मैं बहुत जल्दी एकनाथ शिंदे जैसा मॉडल पंजाब में भी लागू होते देख रहा हूँ। वहीं बीजेपी ने दावा कर दिया कि पंजाब में भी सीएम पद को लेकर खींचतान मची हुई है। वो एक दावेदार नहीं है, बहुत दावेदार हैं। अमन अरोड़ा साहब जो उनके प्रधान हैं, उन्होंने ये बोला है कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ। भी जो भगवंत मान है, यहाँ पे जितना पैसा चाहिए था केजरीवाल को, वो केजरीवाल का गुस्सा है। दरअसल दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद से पंजाब की विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हो गई हैं। कांग्रेस, अकाली दल और बीजेपी के नेताओं ने भगवंत मान सरकार को अभी से निशाने पर साधना शुरू कर दिया है। और देखिए, दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन में तकरार बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के निशाने पर कांग्रेस है। टीएमसी ने तो इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को सौंपने की बात कह दी है। देखिए, दिल्ली में हार के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर कांग्रेस की भीतर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर ने नसीहत दी है कि वो गठबंधन की राजनीति करेगी या अकेले चलेगी। ये आधा अधूरा गठबंधन जो है, मैं समझता हूँ कि इससे जनता में भ्रम पैदा होता है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने दावा किया कि अगर चुनाव से पहले समीक्षा होती तो नतीजे कुछ और होते। चुनाव से पहले की ये समीक्षा अगर होती तो आज बीजेपी की सरकार नहीं होती। दिल्ली में हार के लिए इंडिया गठबंधन के लोग कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहे हैं। ऐसे में टीएमसी ने भी सवाल उठा दिए हैं। मेरे ख्याल से अगर एक ही है जो नाको चने चबा सकते हैं नरेंद्र मोदी को, वो है ममता बंदोपाध्याय, और उनको नेतृत्व इंडिया गठबंधन का करना चाहिए। दरअसल कांग्रेस के रवैये से इंडिया गठबंधन के तमाम सहयोगी दल नाराज हैं। ऐसे में बीजेपी भी तंज कस रही है। इंडी बोल के कोई अलायंस ही नहीं है, इट्स अपॉर्चुनिस्ट। इसको 3 इशू में ये लोग एक हुआ था। ईडीआई सीबीआई को रोकने के लिए चोर का अलायंस हुआ था, चोरों का अलायंस। और दिल्ली के ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। पुलिस पूछताछ करने के लिए उन्हें ट्रेस भी कर रही है। देखिए एक रिपोर्ट। ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान नई मुश्किल में फंस गए हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। अमानतुल्लाह खान अपने समर्थकों के साथ आए और उसको जो है यहाँ से फरार करा दिया गया। अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामिया नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल साल 2018 में हत्या की कोशिश के मामले के एक आरोपी शाहवेज खान को पकड़ने क्राइम ब्रांच की टीम जामिया नगर पहुंची, लेकिन अमानतुल्लाह खान और उसके समर्थकों ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को छुड़वा लिया। आरोपी मौके से फरार हो गया। पे जो है लीगल एक्शन हम लोग ले रहे हैं। सरकारी काम में बाधा के जो हमें शिकायत मिली है उस पर। क्या अमानतुल्लाह खान से भी संपर्क करने की कोशिश की गई पूछताछ करने के लिए? हाँ, संपर्क करने की कोशिश की गई है, अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। अमानतुल्लाह खान से पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की टीम उनके घर पहुंची, लेकिन अमानतुल्लाह खान अपने घर पर नहीं मिले। पुलिस की टीम ने घर के अंदर जाकर चेक किया कि क्या वाकई में अमानतुल्लाह खान अपने घर पर नहीं है। घर पर चेक करने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम विधायक के घर से निकल गई। पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें ट्रेस कर रही है। और बीजेपी ने हरियाणा और राजस्थान में अपने ही बड़े नेताओं के खिलाफ एक्शन लिया है। पार्टी ने हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस और साथ ही राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को अनुशासनहीनता का नोटिस भेजा है। अनिल विज हरियाणा और किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। अनिल विज को भेजे गए नोटिस में लिखा है कि उन्होंने पार्टी के हरियाणा अध्यक्ष और सीएम के खिलाफ बयान दिए हैं। ये गंभीर आरोप है और ये पार्टी की नीति तथा आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। विज से 3 दिन में लिखित जवाब मांगा गया है। दरअसल 2 फरवरी को विज ने सीएम पर सवाल उठाए थे। उनको आसमान से नीचे आना चाहिए। विधायकों की मंत्रियों के साथ उनको बैठकर समय बिताना चाहिए, उनका समाधान करना चाहिए। राजस्थान में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ अनुशासनहीनता का नोटिस जारी किया है। जानकारी के मुताबिक कथित फोन टैपिंग प्रकरण से जुड़े मामले में किरोड़ी लाल मीणा को ये नोटिस जारी किया गया है। की तरफ से जैसे पिछले राज में हुआ करता था, चप्पे पर मुनिशियाजी की जाती है, टेलीफोन भी रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन मैं कोई बुरा काम करता नहीं, इसलिए मैं झुकता नहीं। मीणा ने कहा है कि फिलहाल उन्हें नोटिस नहीं मिला है। मिलने पर वो तय समय में जवाब दाखिल करेंगे।
और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने ही संसदीय क्षेत्र शिवपुरी में जन सुनवाई शिविर आयोजित की थी। इस दौरान कई लोगों के आवेदनों को कूड़ेदान में फेंके जाने की खबर सामने आई। इस मामले में 5 कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। शिवपुरी जिले के पिछोर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन सुनवाई के बाद आवेदनों को रद्दी में फेंकने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में 3 पटवारी और 2 अन्य कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जन सुनवाई के बाद लोगों के दिए गए आवेदनों को कचरे में डालने की खबर सामने आई थी। ये हम लोगों ने आवेदन दिए जनता ने और पूरे आवेदन कचरे में फेंक दिए। स्थानीय प्रशासन की जांच में पाया गया कि कुछ असामाजिक तत्वों ने आवेदन कचरे के डिब्बे में फेंक दिए। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात कही जा रही है। खबर मिलते ही सिंधिया की तरफ से सोशल मीडिया पर सफाई दी गई। खुद सिंधिया ने बयान दिया कि वो जनता का हर काम करवाते हैं। ये मैं चार्ट के आधार पे मॉनिटर करता हूँ। हरा है जो काम समाप्त हो गया, पीला है जो काम निर्माणाधीन है और लाल है जो काम नियम के अनुसार नहीं हो सकता। इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। सिंधिया जी ने कुछ और नहीं किया। सिंधिया जी आज भी उस महाराज और राजा महाराजाओं के दौर में जी रहे हैं जिनके लिए प्रजा सिर्फ प्रजा है। उसके काम करना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रजा को उनको खुश करना शायद जिम्मेदारी है। नारे लगाए जाए। और 30वें राष्ट्रीय खेलों के तहत उत्तराखंड में चंपावत जिले में ड्राफ्टिंग डेमो प्रतियोगिता संपन्न हुई। समापन समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रात आयोजित की गई ड्राफ्टिंग प्रतियोगिता के विश्व रिकॉर्ड के साक्षी रहे। देखिए। राष्ट्रीय खेलों के तहत शारदा नदी में रात में पहली बार राफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। समापन समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने राफ्टिंग का आनंद लिया और विश्व रिकॉर्ड के साक्षी बने। सीएम धामी ने कई राज्यों से आए प्रतियोगिता के विजेताओं को मेडल देकर उनका उत्साहवर्धन किया। हम लोगों ने कितने 60 से अधिक मेडल इस बार प्राप्त कर लिए हैं। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। सीएम ने कहा कि राफ्टिंग के जरिए चंपावत का पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। सीएम ने राष्ट्रीय खेल में राज्य के पदक विजेताओं को बधाई दी। पुष्कर सिंह धामी ने मेडल न जीतने वाले खिलाड़ियों को सलाह दी कि मेडल न जीतने पर मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि लगातार कोशिश करते रहना चाहिए। ये जो खेल है, खेलों के स्ट्रक्चर है, हमारे नौजवान युवाओं को खेलने के लिए जो अच्छे स्टेडियम मिलने वाले हैं, अच्छे स्थान मिलने वाले हैं, अच्छी सुविधाएं मिलने वाली हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने वाले हैं। और अश्लील टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। मुंबई पुलिस मामले की जांच में लगी है, तो वहीं असम में रणवीर इलाहाबादिया और साथी समय रैना समेत कुल 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया के चर्चित शो इंडियाज गॉट लेटेंट शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के अश्लील बयान पर भारी बवाल जारी है। इस बीच असम में इलाहाबादिया समेत 5 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। असम की गुवाहाटी पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। We have registered one FIR. This is we have registered in cybercrime PS. We are identifying who are these YouTubers. मुंबई में भी शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुंबई पुलिस की टीम जांच में उस स्टूडियो पहुंची जहां पर शो शूट हुआ था। वहां पर एनसीपी शरद गुट के कार्यकर्ताओं ने स्टूडियो पहुंचकर प्रदर्शन किया, जबकि एनएचआरसी ने यूट्यूब से रणवीर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने और इस एपिसोड को हटाने की मांग की है। गंदगी और आपके मुंह में जबान है तो आप कुछ भी बोलेंगे। यूट्यूब ने आपको या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आपको अभिव्यक्ति का अधिकार दे दिया है, तो आप समाज में गंदगी फैलाएंगे, विकृति लाएंगे, बच्चों को गलत बातें सिखाएंगे। ये इस देश में नहीं चलेगा।